नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं आदरणीय भाऊ तोरसेकर जी। नमस्कार। भाऊ से समझेंगे कि किस गलती को बंगाल की जनता ने पकड़ा है, कौन-सा वाटरलू ममता को ले बैठा। हमने देखा है बंगाल में पहले फेज़ में कैसे बम्पर वोटिंग होती है। बंगालियों ने भयमुक्त होकर के मतदान किया और मोदी जी तो बेफ़िक्र होकर के नौका विहार कर रहे हैं, लेकिन ममता दीदी की रातों की नींद उड़ चुकी है। भाऊ बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, ममता दीदी को 2021 में हमने कहते हुए सुना था खेला हो बे। लेकिन इस बार जिस तरीके से पहले फेज़ में बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई, आई मीन 91+% और आपके पारखी विश्लेषणों ने तो पहले से ही ये सार दिखा दिया था। ये मैं समझना चाहती हूँ कि जो जनता ने वोटिंग करके खेला किया है, ये क्या उनके करियर का आखिरी मेला साबित होने वाला है? देखो, सत्ता में होना उसका मतलब ही पार्टी में होना या पार्टी होना, पॉलिटिक्स में होना नहीं होता। सालों से बहुत सारे लोग बीजेपी वाले हो गए, पहले जनसंघ था, फिर सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, सालों से अपोजिशन में बैठे हैं। उनसे कौन सी बड़ी बात है? सत्ता में होने का मतलब ही पॉलिटिक्स में होना नहीं होता। आप जनता के लिए हो कि नहीं, जनता के फायदे के लिए हो कि नहीं, जनहित के लिए हो कि नहीं, राष्ट्रहित के लिए हो कि नहीं, इस पर आपका पार्टी पॉलिटिक्स में होना निर्भर होता है। तो ये ऐसा नहीं होगा, वो उन पर निर्भर होता है। केजरीवाल का उदाहरण ले लो, उसको सत्ता की इतना चस्का लग गया, जी। ऐशो आराम का इतना चस्का लग गया कि वो सत्ता के बाहर बैठ नहीं सकता। अगर दिल्ली में उसने अपने लिए शीश महल बनाया था, अगर वो सत्ता जाने के बाद निकल गया तो उसको भागकर पंजाब जाना पड़ा, वहां जाकर ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा है। पंजाब सरकार का हवाई जहाज का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जगह हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर गड़बड़ हो गई 2019 में। उनके साथ उद्धव ठाकरे ने दगाबाजी करी थी, अपोजिशन लीडर बनना पड़ा। वो अपोजिशन लीडर बन के काम कर रहे थे, कोरोना था, कोरोना के समय भी गांव गांव घूम रहे थे अपोजिशन लीडर, और मुख्यमंत्री घर में छुपा बैठा था। तो पॉलिटिक्स से खत्म नहीं हुए ना, 5 साल बाद फिर आ गए। 2.5 साल बाद जो सरकार बनी उसमें उप मुख्यमंत्री थे, और 2024 का चुनाव खत्म हो गया, मुख्यमंत्री फिर से बन गए। तो मेहनत करने के लिए जो बैठे हैं, मेहनत करने को जो तैयार है, उनकी करियर कभी खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि आपको सब रेडीमेड चाहिए, दूसरा कोई देने वाला चाहिए। तो भिखारी जो होता है, भिखारी की कोई या मेहरबानी पर जिंदा रहने वाला होता है, उसकी करियर खत्म हो जाती है। ममता की करियर मैं नहीं मानता। ममता तो कार्यकर्ता से उभर कर ऊपर तक आई है, वो मेहनती भी है। हाँ, कुछ वक्त ऐसे हो जाता है कभी कभी कि बहक जाता है इंसान। ममता बहक गई है, ममता बहक गई है, और उसका कारण उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है। तो गलतियों की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। अगर वो चुकाएगी, जो इंदिरा गांधी ने की थी, इंदिरा गांधी को खुद को हारना पड़ा था, उनका बेटा हार गया था, लेकिन 2.5 साल बाद फिर से वापस लौटी है, बाउंस बैक हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक चुनाव हारने से आपकी करियर खत्म हो गई। उम्र आगे चली गई है, अब नए सिरे से शुरुआत करना उनके लिए मुश्किल है, और यहां तक आने की जरूरत ही नहीं थी। बात यह थी कि केजरीवाल हो या ममता हो, आपको लोगों ने अपने लिए चुना है। दिल्ली की जनता के लिए हो या बंगाल के जनता के लिए हो, अगर तुम्हें सत्ता लोगों ने दी है तो उसका फायदा कुछ ना कुछ तो जनता को मिलना चाहिए। ना दिल्ली में मिला, ना 10 साल में या 15 साल में बंगाल की जनता को कुछ फायदा मिला। और आप रोज के रोज रोज 15 साल हम क्या देख रहे, ममता सेंटर से लड़ रही है। किस लिए लड़ रही है? अब मोदी सरकार की अलग अलग योजनाएं, आपका पॉलिटिक्स मोदी के खिलाफ होगा, लेकिन मोदी की जो योजना है, सेंटर की जो योजना है, स्कीम्स है, वो अगर आम जनता के लिए है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या गलत होता था। लेकिन इनको
मोदी के नाम का कुछ भी बंगाल में नहीं चाहिए। हो गया खेला, और बुरी तरह से हार गए। परसों मैं देख रहा था, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बंगाल में प्रचार के लिए गए थे बीजेपी के, और वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बोला, मुझे बुरा लगता है, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं खुशी जताऊं या दुख जताऊं, क्योंकि बंगाल से 6,000 इंडस्ट्रीज कंपनियां महाराष्ट्र में अकेले आ गई, और कहीं गुजरात में गई होगी, कुछ चेन्नई में गई होगी, और कोई बंगलोर कर्नाटक में गई होगी। तो बेकार ही बेकारी, 15 साल से कोई नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ। बहुत सारी कंपनियां अपना कारोबार लपेट कर निकल गई। और क्यों? मुझे मोदी से लड़ना है। आपको याद है जब 2014 में लोकसभा का चुनाव था, तो 50वें दिन केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दिया था और निकले थे वाराणसी, मोदी जी को हराना है। अरे मोदी जी हराने से क्या होने वाला था? ना उसमें दिल्ली की जनता का कोई काम होने वाला था, ना भ्रष्टाचार खत्म होने वाला था। ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। जब आपका पॉलिटिकल एजेंडा और आम जनता के कुछ हित के काम एक साथ आ जाए, तो उसमें पॉलिटिकल एजेंडा जाता है। देखो, हम कहीं सचिन तेंदुलकर का, महेंद्र धोनी का, या ऐश्वर्या राय, या ये कौन अभी रणवीर सिंह है, या अमिताभ बच्चन है, उनका एड देखते हैं, तो क्या अमिताभ बच्चन को बेच नहीं रहे? अमिताभ बच्चन कोई प्रोडक्ट लेके आता है, तो अमिताभ बच्चन को देखेंगे, उसमें ही हमारा प्रोडक्ट देखा जाएगा। तो एजेंडा प्रोडक्ट है, लेकिन लोग देखने किसको आते हैं? अमिताभ बच्चन को। तो आपको ये समझदारी होनी चाहिए कि एजेंडा कितना हो और लोगों की जरूरत कितनी है, वो देखना पड़ता है। केजरीवाल हो या ममता हो, उन्होंने वो बड़ी भारी गलती की कि उनको जनता कहाँ है पता नहीं। जनता ने हमको दिया है, तो बस हम जनता के लिए भगवान हो गए, जो हम करेंगे वही हमारा आशीर्वाद समझकर जनता को जीना पड़ेगा, इस ढंग से वो जा रहा। अब ये चल जाता है तब जब सामने कोई चैलेंजर नहीं होता। चैलेंजर नहीं होता, इसलिए आप 2 बार या 3 बार जीत जाते हो। सीपीएम का या लेफ्ट फ्रंट का जो बंगाल में गवर्नमेंट था, वो 6 बार चुनकर आया, क्योंकि उनके सामने कोई चैलेंजर नहीं था। आम जनता को, वोटर को भरोसा नहीं हो रहा था कि कांग्रेस हो या और कोई पार्टी हो सीपीएम को हराएगी, इसलिए वो रिपीटेड चुनकर आ रहे थे। देखो, एक बात होती है, लोगों को बदलाव चाहिए, लेकिन बदलाव के नाम पर अगर कोई बिखराव आता है तो वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती है, हम कभी 10 साल 5 साल 6 साल पहले खरीदी, अब वो पुरानी हो गई है, लेकिन जब तक उसका इस्तेमाल हो रहा है और नई चीज लाने के लिए, एडवांस उसका मॉडल लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम चला लेते। बिल्कुल वही बात पॉलिटिक्स में होती है। लोग देखते हैं कि अगर इसको हटाए और दूसरा कोई नहीं है और खिचड़ी बन जाती है, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर से चुनाव आ जाएगा। तो लोगों को स्टेबिलिटी भी जरूरी होती है। तो जो स्टेबिलिटी देता है, ऐसी गवर्नमेंट भले पॉपुलर ना हो, चल जाती है। तो सीपीएम की या वामपंथियों की सरकार अगर कुछ 34 साल चली है, तो इसका कारण लास्ट 15-20 साल उसके लिए कोई चैलेंज नहीं था। फिर 98 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ममता दीदी चैलेंज करने के लिए खड़ी हो गई। वो तो कांग्रेस में थी, वो सीपीएम को हराना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस का दिल्ली का हाईकमांड उसके लिए राजी नहीं था। ममता ने बहुत सारा, सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, नरसिंह राव अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी बनी, उनको कन्विंस करने का ट्राई किया उन्होंने, लेकिन क्या बोलते, सोनिया वगैरह वो लोग हाईकमांड रेडी नहीं था। तो ममता दीदी अलग हो गई। उन्होंने कभी बीजेपी से, कभी कांग्रेस से हाथ मिलाकर अपनी पार्टी खड़ी की। आज जो बीजेपी को हटाना है बोल रही है ममता, वो खड़ी बेसिक बीजेपी के साथ आकर खड़ी हो गई। जब पहली बार 98 में
उन्होंने चुनाव लड़ा था तो बीजेपी के साथ लड़ा था। उनके 6 या 8 एमपी चुनकर आए थे, जिसमें अजीत पांजा भी था, पूर्व मंत्री जी। पांजा। और ममता दीदी को वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर बनाया गया था। तो बात ये होती है ना कि उसकी ताकत उतनी नहीं थी, तो फिर वाजपेयी के सरकार से वो निकल गई और कांग्रेस के साथ उन्होंने महाजोत नाम का एक गठबंधन बनाया था। 2001 2006 या 2001 की बात है। नहीं बना, वापस आ गई, फिर वाजपेयी के साथ आ गई, फिर मिनिस्टर बन गई। दरमियान नीतीश कुमार रेल मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी जगह खाली करके ममता को दी थी, फिर वो कांग्रेस के साथ चली गई। ये होता रहा, लेकिन अपने पैर जमाने के लिए ममता ने बहुत सारी एडजस्टमेंट किए, तब जाके वो अपनी पार्टी खड़ी कर पाई है। लेकिन सत्ता आने के बाद जब लोगों को लगा हाँ ये जेन्युइनली सीरियसली सीपीएम को, वामपंथियों को हराना चाहते, तब वोटर उसके साथ गया। अब पिछले 15 साल में आहिस्ता आहिस्ता वामपंथी जो फ्रंट थी, लेफ्ट फ्रंट थी, उसमें कोई नेता बचा नहीं, लड़ने वाला कोई नेता बचा नहीं, आंदोलन करने वाली टेंडेंसी खत्म हो गई थी 30 साल सत्ता में रहने के बाद। तो वो एकेडमिक एजेंडा चलाते रहे, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं था। वोटर कभी भी किसी पार्टी का नहीं होता। मैं मानता हूं ज्यादा से ज्यादा 20% वोटर किसी ना किसी पार्टी का लॉयल होता है, 80% वोटर फ्री होता है। तो उस समय, उस परिस्थिति और उस एजेंडे पर वोटिंग करता है, तो सत्ता बदल हो जाता है। तो ममता दीदी खामखा सेंटर के साथ झगड़ा मोल लेती रही, और इसका कारण आज वो उस स्थिति में आ गई। गलती आज की नहीं, हम क्या करते, एक गलती ढूंढते, एक गलती नहीं होती, गलतियों का अंबार होता है। वो बोलते हैं ना, शिशुपाल को भगवान ने बोला था, जी, जी। सब अपराध पूरे होने तक रुकूंगा, तो 100 अपराध पूरे हो गए और सामने चैलेंज भी खड़ा हो गया, तो लोग बोलते चलो अल्टरनेटिव है, हटाओ इसको। ये परिस्थिति, गलती एक नहीं, गलतियों का अंबार लगा हुआ। और भाऊ देखिए, अभी दूसरा फेज बाकी है और हवा ये बनाई जा रही है कि दूसरे फेज में बड़ी हिंसा होगी। एंड अक्सर दीदी विक्टिम कार्ड खेलती हैं, लेकिन आपकी बारीक नजर क्या कहती है? नहीं नहीं, वो तो पिछले 2-3 महीने से चल रहा है, हर मीडिया बोल रहा है। एक कौन मुझे दिखाओ, कोई कौन नहीं बोल रहा था कि वेस्ट बंगाल में हिंसा नहीं होगी। ये लोग सब चुनाव आयोग का मजाक उड़ा रहे थे ना। इतनी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस लाके रखे गए और हम बिना हिंसा का चुनाव करेंगे, ये चुनाव आयोग बोल रहा था। इसका मजाक कौन उड़ा रहा था? सिर्फ टीएमसी नहीं, मीडिया उड़ा रहा था मजाक। ऐसे क्या होता है? अरे बंगाल की तो कल्चर है, चुनावी हिंसा होती ही है। क्या हुआ पहले राउंड में? एक कई 12 घंटे पहले कुछ ही दूर गांव में एक बम फटा था, कोई छुटपुट घटनाएं हो गई, उससे ज्यादा नहीं। और जहां हुई वहां ऐसे सबक सिखाया। और ये सेंट्रल फोर्सेस वोटिंग होने के बाद भी उसी गांव में रुके हैं, उसी जगह पर, उसी डिस्ट्रिक्ट में रुके हैं। तो कहां से होगा? ये हवा पैदा करना होता है, वो तो चलता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तो ममता ने बोल दिया कि मैं अभी दिल्ली की सत्ता उखाड़ दूंगी, और वो ट्रंप को भी उखाड़ सकती है। संजय राउत रोज किसी ना किसी को उखाड़ रहे हैं। अब बंगाल में भाऊ एक कहावत है कि लेफ्ट की जमीन पर टीएमसी ने अपनी इमारत खड़ी की, और आज वही लेफ्ट जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है क्या? लेफ्ट आने के पहले कांग्रेस थी, तो कोई किसी की जमीन नहीं होती। कभी बाबर इस देश का बादशाह था, उसकी 5 जनरेशन बादशाह हो गई, आज उनकी 19वीं पीढ़ी क्या कर रही है मालूम है? कोलकाता में पकौड़े तलकर बेच रही है। तो बाबर की जमीन पर कांग्रेस खड़ी हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी हुई। ये कहां से भाषा आती है? एक बात, सत्ता का मतलब ये होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत है उसकी सत्ता होती है। तो लेफ्ट की जमीन पर ममता खड़ी हो गई, ये गलत है। उसको वोटर का सपोर्ट मिला,
वोटर ने बोला चलो इसको ट्राई करते हैं, कांग्रेस को किया था, वामपंथ को किया था, जब चलो आज इनको करते हैं, आज बीजेपी को ट्राई करने। अगर बीजेपी नहीं करेगी तो बीजेपी को हटाएंगे। तमिल कर्नाटक में बीजेपी 2 बार चुनाव जीती, 2 बार हारी भी है, तो लोग ट्राई करते रहते। आम जनता जो होती है वो पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं होती, वो उसके थाली में क्या आता है, उसके घर में क्या आ रहा है, उसकी जिंदगी कैसी है, वो आम जनता वोटर जो होता है वो पॉलिटिकल थियोरी पर अपना वोट बनाता नहीं है, ना दान करता है उसका, वो अनुभव पर करता है और अनुभव पर थियोरी बनती है। हमारे यहाँ एक विमर्श ऐसा बन गया है कि थियोरी पर अनुभव बनता है। हमारे यहाँ एनालिसिस ओपिनियन पोल गलत इसलिए होते हैं कि वो थियोरी के आधार पर अनुभव करते हैं। वास्तविक में देखो, पहले चुनाव पहले राउंड का वोटिंग देखो, क्यों नहीं वायलेंस क्यों नहीं हुआ है? प्री पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, क्या भाषा चल रही थी। जिनके हाथ में सीआरपीएफ के हाथ में डंडा है, वो मारने की अथॉरिटी उनको सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ये जिनके दिमाग में पहुंचता नहीं वो एनालिसिस कर रहे हैं तो गलत होगा, क्योंकि वो थियरी में बैठे हैं, उनको वास्तविक दुनिया मालूम नहीं है। एक बात देखो, वहां घर घर में वो अभया जिसको का नाम दिया गया, आरजी कार अस्पताल में जो मेडिकल की स्टूडेंट लड़की थी, उस पर बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। उसकी माँ घर घर घूम रही है, उसको बीजेपी ने टिकट दिया है, वो जहां जहां जा रही है वो नहीं रो रही है, उसके गले पड़कर महिलाएं रो रही है। अब ये जिनको दिखाई नहीं देता वो बोलते हैं कि बंगाल में ममता की वोट बैंक है महिला, और तो क्या वो मर्द है जो घर घर घूमकर जो महिलाएं उसके गले पड़ के रो रही है, वो कौन है? गले पड़ने वाली भी महिला है और जो बेटी की माँ है वो भी महिला है। तो वो महिला वो बोलती तक नहीं, जाके खड़ी रहती है दरवाजे पर। लोग घर से निकलकर बेटियां बच्चियां गृहिणियां बाहर आती है, उसके गले पड़कर वो रो पड़ती है। उस आंसुओं के बाढ़ में ममता दीदी बह जाने वाली है। और ये थियरी कर रहे हैं मुस्लिम और महिला, ममता दीदी का स्ट्रांग पॉइंट है। ये कहां से आ गया? थियरी पर आधारित है। अनुभव क्या बोल रहा है? बिल्कुल अलग कुछ कह रहा है। जो इनको देखना नहीं, उनका तो विमर्श गलत हो जाएगा, ओपिनियन पोल गलत हो जाएगा। और भाऊ, आप हमेशा कहते हैं ना कि राजनीति में 2 और 2 5 होते हैं। बंगाल के जो चुनावी गणित है, इसमें 5वां फैक्टर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि बड़े-बड़े सर्वे जो हैं उनको तो वो चीजें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपकी अनुभवी आंखें साफ देख पा रही हैं वो सब चीजें। नहीं, मैं पिछले 15-20 दिन से एक बात बार बार बोल रहा हूं, बीजेपी अपनी मेहनत कर रही है, लेकिन बीजेपी अपनी स्किल और अपने पहचान या अपने प्रोग्राम पर जीतेगी नहीं। बीजेपी जीतेगी, ये क्या बोलते हैं उसको, साइड प्रोडक्ट बोलता है, कहते हैं। एक्चुअली बंगाल का वोटर ममता को हराना चाहता है, टीएमसी को हराना चाहता है, उसका परिणाम वश बीजेपी जीत जाएगी। तो बीजेपी ये नहीं बोल सकती कि हमने मेहनत की इसका ये फल है। नो, हिंदू हराएगा ममता को, टीएमसी को हिंदू हराएगा, क्योंकि जितना मुस्लिम कंसोलिडेशन हुआ है उतना ही उसके काउंटर में हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, और हिस्टोरिकल हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। बंगाल में पहली बार बंगाल का हिंदू हिंदू बनकर वोट करने निकला है। हम अगर पहले दौर का जो वोट चल रहा था, वोटिंग में देख रहा था, उसके वीडियो मैंने देखे, न्यूज देखिए, तो उसमें जिस ढंग से सुबह 1-1 घंटा पहले आकर लोग लाइन में लगे थे, कुछ दंगा नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, इसका जो विश्वास दिखाई दे रहा है ना, वो बदलाव का पहला चेहरा है। जो लोग हिंसा से डरते थे, वायलेंस से डरते थे, वो 1 घंटा पहले आकर वोटिंग सेंटर पर आकर लाइन लगाते हैं। और इतना आसान भी नहीं है। वोटिंग सेंटर में जाकर बटन दबाने के पहले 3 बार उनकी जांच होती है।
3 बार जांच होने के बाद वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर अपना ओरिजिनल कार्ड दिखाता है, यानी 4 बार चेक होकर ही ये वोटिंग हो रहा है। तो इसमें अगर 90 to 93% वोटिंग हो रहा है तो उसका मतलब समझो ये बदलाव है, ये सुनामी है। लोग सही कह रहे हैं। और ये तभी होता है, मैं हमेशा बोलता हूं, जब इतनी बड़ी संख्या में शांति से लोग निकल आते हैं तो उसका एक कारण होता है कि सीटी कुकर की बचती है, इसका मतलब अंदर भाव ज्यादा बढ़ गई है। तो ममता ने 15 साल में नहीं, लेकिन पिछले 5 साल में वो भाप निकालने की कोशिश नहीं की। अगर नहीं की तो कम से कम कुकर के नीचे वाला गैस बंद करना चाहिए, वो अग्नि बंद करनी चाहिए, नहीं तो भाप और जमे, और जमते तो फटता है, ये फटने वाला है। जो हमने 93% वोटिंग परसेंटेज देखा है ना, उसका मतलब है वो कुकर फट गया है। और जब फटता है तो जिसके हाथ में, जिसके पास है, उसकी हालत क्या होगी, या अपने आप हर एक को सोचना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है बाबू आपने। और देखिए, इतिहास में हर नेता का एक वाटरलू होता है। और जो आपने जिक्र किया अभी, आरजीकर की जो बच्ची के साथ शर्मनाक घटना हुई, कैसे महिलाओं ने, उसकी माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन आप भी बता रहे हैं कि उसको लिपट के रो रही थी। और संदेश खाली की जो घटनाएं हैं वो भी कम शर्मनाक नहीं है। नहीं नहीं, बहुत सारी है, बहुत सारी है। ये मुझे देखने को मिला इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जी। संदेश खाली है, बहुत सारी। रेप और हिंसा ये तो आम बात हो गई। और खुद ममता बोलती है जब कि 8 के बाद लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये ममता बोल रही है या लालू प्रसाद बोल रहे हैं? लालू का जंगल राज बोलते हैं, वही मैं चलाऊंगी, ये एक तरीके से ममता बोल रही है। बिहार में बच्चियां, महिलाएं क्या बोलती थी? हमको तेजस्वी नहीं चाहिए, हमको वापस जंगल राज नहीं चाहिए, हमको शाम को 4 बजे के बाद भी घर से बाहर निकलना है। और ममता बोलती है नहीं निकलना, मैं नहीं निकलने दूंगी, मेरे टीएमसी के गुंडे तुम्हें बाहर नहीं निकलने देंगे। यही बोल रही ना ममता, 8 बजे के बाद लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये सुनकर क्या महिलाएं ममता के पीछे दौड़ती जाएगी? ये सिर्फ स्टूडियो में बैठे, एसी केबिन में बैठे लोगों के दिमाग का खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लोग तो उनसे बहुत दूर है, इनका जमीन से रिश्ता टूट गया है, ऐसा एनालिसिस करने वाले। और बाद में बोलेंगे हमको तो ये पता नहीं था, ये तो चमत्कार हो गया। ये 4 तारीख को ही लोग बोलेंगे, वही ठीक लोग है। बोलेंगे जो लोग बिहार के चुनाव के बाद यही बकवास कर रहे थे, वो बाद में बोलेंगे। भैया आज क्यों एनालिसिस कर रहे हो भाई? चुप बैठो भाई, जो नतीजे आएंगे तब करेंगे, बोलो। तो ये अपनी ही मस्ती में रहते, अपने भ्रम में रहना चाहते, भ्रम से बाहर निकलने को डरते हैं। आज अगर बंगाल में डरा हुआ कौन है, तो वो जर्नलिस्ट डरे हुए कि हम आज बोल जाएंगे और कल ममता। देखो, मुझे तो एक बड़ा लगता है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने नतीजे आने के बाद भी जरूरत हो तब तक सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में रहेंगे, ये घोषित किया है, फतवा निकाला है, उसका मतलब साफ है, पोस्ट वायलेंस भी नहीं होने देंगे। और पोस्ट वायलेंस कौन करेगा? अगर ममता हारने वाली है, टीएमसी हारने वाली है, ये दिखाई दे रहा है, फिर भी वायलेंस का डर क्यों है? क्योंकि हिंदू बदला लेगा। ये बात पक्की ध्यान में रखो। पिछले 5 साल पहले जो हुआ था उसका उल्टा होने वाला है। टीएमसी के कार्यालय, ऑफिस जलाए जा सकते हैं, तो वो भी वायलेंस रोकना है। इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस अगले 3 हफ्ते नतीजे आने के बाद भी बंगाल में तैनात रहेंगे। इसका कारण वो है, टीएमसी वालों को बचाने के लिए, मारने के लिए नहीं, टीएमसी वालों को नतीजे आने के बाद बचाने के लिए सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में रहेंगे। और देखिए भाऊ, आप टीएमसी की बात कर रहे हैं, तो टीएमसी का जो पूरा बोझ है वो अभिषेक बनर्जी, जो इनके भतीजे हैं दीदी के,
उनके कंधों पर है। और क्या लग रहा है, उनका भविष्य क्या लग रहा है? हम दीदी की बात तो कर रहे हैं, भतीजे के लिए तो सारी गलतियां करी ममता दीदी ने। नहीं, भविष्य क्या होता है? आप एक परीक्षा फेल हो जाते हो तो अगली परीक्षा की तैयारी में लग जाओ। भविष्य क्या होता है? भविष्य, मैं परीक्षा दूंगा और पास ही होऊंगा, ऐसी परीक्षा नहीं होती, आपको पास होना पड़ता है। तो भविष्य आपके हाथों में होता है, बाकी किसी के हाथ में नहीं होता। किसी का भी, मोदी का भविष्य भी मोदी के हाथ में है, बीजेपी का भविष्य बीजेपी के हाथ में है। पिछली बार बुरी तरह से इतना काम करके भी हार गए तो 5 साल लगे रहे, तो बीजेपी का भविष्य 5 साल पहले खत्म हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। तो ममता ये चुनाव हार जाएगी इसका मतलब ममता खत्म नहीं होती, उनका भविष्य उनको बनाना है, तो वो उनको तय करना है, हम नहीं तय कर सकते। हम बकवास करते हैं, बैठकर बोलते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम तय कर सकते। हम भगवान नहीं है कि किसी को आशीर्वाद दे जा तेरा भला होगा और उसका भला होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको मेहनत करनी पड़ती है। आपकी श्रद्धा है, ठीक है, आज परीक्षा है, कोई ऑपरेशन है, जाओ मंदिर में जाओ, भोग चढ़ाओ, आशीर्वाद मांगो, मन्नत मांगो, ये सब है, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ता है। उसमें सक्सेस देने के लिए, आपके आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन काम मेहनत आपको करनी है। वो अगर ममता करना चाहेगी तो उसका भविष्य है। अगर देवेंद्र का है, देवेंद्र ने चुनाव जीतने के बावजूद उनके मुंह से निवाला छीना गया था। जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था, जिसको वोटर ने चीफ मिनिस्टर करके चुना था, उसको इन लोगों ने दगाबाजी करके अपोजिशन लीडर बना के बिठा दिया। उसने अपोजिशन लीडर बन के काम किया, फिर हो गया चीफ मिनिस्टर। तो भविष्य आपके हाथों में होता है। अगर देवेंद्र के हाथ में तो ममता के भी हाथ में, उनको करना पड़ेगा। ये तय हम नहीं करेंगे या और कोई नहीं करेगा, आपका भविष्य आपके हाथों में होता है। आप ठीक कह रहे हैं भाऊ, क्योंकि इस बार जो हमने बम्पर वोटिंग देखी है वो वाकई में ही केंद्रीय बलों ने टीएमसी के जो मसल पावर थे उनको एकदम पंगु बनाया, तभी लोग इतने विश्वास से बाहर निकले, उन्होंने वोटिंग की। भाऊ आप मेरे साथ जुड़े, मेरे दर्शकों को आपने कई विषयों पे जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।